ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास में कोई काम नहीं किया है, ऐसे लोग जो कोई स्रोत नहीं देते हैं। आप सोचिए कि महोदय कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री पद के लिए मांगा और गांधी ने चयन करके दिया। तमाशा चल रहा है इतिहास के साथ। मैं पूछता हूं महोदय से कि बताइए आपका स्रोत क्या है, किस किताब से आपने स्रोत दिया है। नमस्कार, मॉलिटिक्स इंडिया के मेरे साप्ताहिक शो अनफोल्डिंग हिस्ट्री में आपका स्वागत है। अभी एक आध दिन पहले, हालांकि अब ये रेगुलर हो गया है, फिल्म बनाने वाले लोग, क्रिकेट खेलने वाले लोग, पत्रकार तो खैर दुनिया के हर विषय पर बोलने के अधिकारी होते ही हैं, एक्टर्स, इन सब लोगों की हिस्ट्री में अचानक रुचि बहुत बढ़ गई है। हर चौथे पांचवें दिन कोई गीतकार, कोई डायरेक्टर, कोई हीरो, कोई क्रिकेटर हिस्ट्री की कहानी हमें सुनाते रहते हैं। और बहुत पुरानी नहीं, 50-60 साल पुरानी हिस्ट्री से व्हाट्सएप पे जो सुबह आया रहता है वो किसी न किसी वजह से शाम को उनको पब्लिक में बोलना होता है। इसमें फैक्ट चेक करने की या किताब पढ़ने की या उस दौर में जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत तो महसूस ही नहीं होती है। और हमने एक ऐसी जनता बनाई है, एक ऐसा वर्ग बनाया है जो उन लोगों पर भरोसा नहीं करता है जो किताबें पढ़कर या तथ्य के साथ या स्रोत के साथ बात करते हैं, लेकिन उन पे भरोसा जरूर करता है जो कुछ सनसनी वाली ऐसी खबरें लेकर आते हैं। तो हाल में आई एक फिल्म RRR, मैंने तो देखी नहीं है, अच्छी ही होगी। उसके उन्होंने एक बयान दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि 1946 में अंग्रेजों ने कांग्रेस से कहा कि एक प्रधानमंत्री चुनकर दो, और गांधी के दबाव में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया। देखते हैं इस तथ्य की सच्चाई क्या है। कुछ किताबों के सहारे बात करते हैं, कुछ संस्मरणों के सहारे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि 1946 में हो क्या रहा था। तो 1946 में पहली बात कि ब्रिटिशर्स कोई प्रधानमंत्री नहीं मांग रहे थे आपसे। वो कांग्रेस से ये नहीं कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री दे दो। याद रखिए, ये 1947 के पहले की घटना है, जब देश अभी बटा भी नहीं था और आज़ाद भी नहीं हुआ था। आज़ाद से याद आया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। क्योंकि उसके पहले गिरफ्तारियां वगैरह चली थी, काफ़ी लंबे समय तक चुनाव नहीं हो पाया था, तो मौलाना आज़ाद साहब काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस को अब अपना नया प्रेसिडेंट चुनना था। उस दौर के इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि मौलाना आज़ाद साहब खुद कोशिश कर रहे थे कि उनको ही अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन गांधी सहित ज़्यादातर लोगों की यह राय थी कि मौलाना आज़ाद साहब काफ़ी लंबे समय से प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब एक नया प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए। तो यह प्रेसिडेंट चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में एक नियम यह था कि जो स्टेट कमेटीज थी, PCC थी, उनसे अनुमोदन मांगा जाए, उनसे राय मांगी जाए। जाहिर तौर पे संगठन में पटेल बहुत काम करते थे, संगठन में पटेल के बहुत चाहने वाले लोग थे। और इसके अलावा एक बात और थी कि जवाहरलाल नेहरू इसके पहले भी 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो ज़्यादातर जो PCC थी, ज़्यादातर जो प्रदेश कमेटियां थी, उन्होंने सरदार पटेल को प्रेसिडेंट बनाने के संबंध में अपनी राय दी। लेकिन कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का पूरा इतिहास देख लीजिए, केवल PCCs के वोट से प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते। अब अगर मैं यहां रुककर यह पूछ लूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसके लोग सबसे ज्यादा यह सवाल उठाते हैं, उसका जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, उसका जो सरसंघ चालक चुना जाता है, वो किस चुनाव से चुना जाता है? हेडगेवार के बाद जब गोलवरकर, MS गोलवरकर, माधव सदाशिव गोलवरकर RSS के सरसंघ चालक बनते हैं, तो वो तो बहुत जूनियर थे। उनसे कई सारे सीनियर लोग थे। मुंजे साहब थे जो इटली होके आए थे, मुसोलिनी से मिलके आए थे, महाराष्ट्र के काफी पुराने नेता थे। उनको RSS ने सरसंघ चालक क्यों नहीं बनाया? सीनियरिटी के बावजूद। चुनाव तो वहां होता नहीं है। वहां तो हेडगेवार साहब ने कह दिया कि गोलवरकर बनेंगे तो गोलवरकर बनेंगे, फिर गोलवरकर साहब ने किसी को कह दिया तो वो बनेंगे। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, RSS एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो बताइए कहां चुनाव हुआ? चलिए वाजपेयी जी को भी छोड़ दीजिए, थोड़ी पुरानी बात हो गई।
नड्डा साहब जो हमारे आजकल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बताइए कौन सा इलेक्शन हुआ था जिसमें नड्डा साहब को चुना गया था? तो जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे पलट के सवाल पूछा जाए कि भाई आपके यहां अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं या जेपी नड्डा अध्यक्ष बनते हैं या उसके पहले अमित शाह अध्यक्ष रहे, तो इनका चुनाव कहां हुआ था? यहां कट करके पीछे लौटते हैं। नेहरू की जो सबसे अच्छी जीवनियां मानी जाती हैं उसमें सर्वपल्ली गोपाल की जीवनी है। इसके खंड 1 में आप आइए, पेज नंबर 326 पे, द एंट्रीम गवर्नमेंट, ये चैप्टर का नाम है। इसमें वो लिखते हैं, seemingly satisfied with the response of Congress, the cabinet mission left on 29 June, leaving it to Viceroy to negotiate the formation of an interim government on the basis of the acceptance of mission plan by both the major parties। एकदम सीधी सी बात है कि कैबिनेट मिशन वापस लौट चुका था, अभी एंट्रीम सरकार बनाने के लिए चर्चाएं चलनी थी, तो प्रधानमंत्री का मामला कहां आ गया? नेहरू को जो चुना गया था वो प्रधानमंत्री नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसके आगे सुनिए, सून आफ्टर जवाहरलाल वॉज इलेक्टेड इन सक्सेशन टू आजाद एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। Azad's handling of the Congress case in the discussions with the cabinet mission has merited no confidence, and there was general agreement that Jawaharlal should take over। ये जनरल एग्रीमेंट कहां था? ये जनरल एग्रीमेंट AICC के भीतर था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भीतर था, जो पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए अधिकृत थी। मौलाना आजाद को जब चुना गया तो भी AICC ने चुना था, जब पहले सरदार पटेल अध्यक्ष हुए थे तो भी AICC ने चुना था, इसके अलावा भी जो लोग अध्यक्ष हुए थे उनको AICC ने ही चुना था। तो AICC के अंदर एक आम सहमत थी कि जिस तरह के हालात हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू को लीड करना चाहिए। कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात कि हां, नेहरू गांधी की चॉइस थे, लेकिन क्यों थे ये गांधी ने 2-3 बार बताया है। पहली बात तो ये कि आजादी जब बिल्कुल मिलने वाली थी, जिसको मैं कहता हूं दरवाजे पर आजादी थी, तो हमें, या कहिए कि महात्मा गांधी को ऐसा लगता था, या कांग्रेस के ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो अंग्रेजों से उनकी भाषा में बात कर सके, जिसको वैश्विक संबंधों की अच्छी जानकारी हो। पहली बात तो यह थी कि नेहरू इसमें सबसे फिट बैठते थे। दूसरी बात जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है, अक्सर हम मान लेते हैं कि नेहरू और पटेल एक उम्र के थे और गांधी बूढ़े थे। गांधी से पटेल की जो उम्र थी सिर्फ 6 साल कम थी। 1947 में सरदार पटेल 71 ईयर्स के हो चुके थे। तमाम सारी बीमारियां थी उन्हें, हृदय की बीमारी थी। आप जानते हैं गांधी हत्या के तुरंत बाद उनको एक हार्ट अटैक आया था, और हार्ट अटैक के बाद वो 1 साल के आसपास मसूरी में रहे थे, और उसके बाद पहला चुनाव होने से पहले, जिसमें प्रधानमंत्री बनना था, वो पहला चुनाव होने से पहले सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। अगर इससे तुलना करेंगे तो नेहरू निश्चित तौर पे काफी कम उम्र के थे उस समय पटेल की तुलना में, और आप जानते हैं कि 1964 तक इस देश के वो प्रधानमंत्री रहे, स्वस्थ थे, उस समय तक कोई बीमारियां नहीं थी। तो गांधी एक ऐसा लीडर चाहते थे जिसमें कंटिन्यूटी हो, जो लंबे समय तक काम कर सके। अब जरा सरदार पटेल पे लौटते हैं। सरदार पटेल की जो सबसे अच्छी जीवनी मानी जाती है, बल्कि एक ही ऑथेंटिक जीवनी मानी जाती है, पटेल अ लाइफ, राजमोहन गांधी की। इसमें आप देखेंगे कि राजमोहन गांधी अक्सर नेहरू की तुलना में पटेल की तारीफ करते हुए मिलते हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक रेफरेंस दिया गया है डीपी मिश्रा का। डीपी मिश्रा ने जो अपनी जीवनी लिखी है उससे एक रेफरेंस दिया गया है। डीपी मिश्रा कौन थे? डीपी मिश्रा यानी कि द्वारिका प्रसाद मिश्रा महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने पटेल को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में जो लिखा है उसको सुनिए, बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। When we members of the महाकौशल PCC offered him यानी पटेल to Nehru as Congress president, we had no intention of depriving Nehru of future premiership।
यानी जब हमने नेहरू की जगह पटेल को अध्यक्ष बनाने की बात की थी तो इसमें कहीं यह बात ही नहीं थी कि नेहरू को प्रधानमंत्री पद से वंचित किया जाए। आगे क्या वो कहते हैं वो सुनिए। द यंगर मैन, युवा व्यक्ति, यानी वो नेहरू की बात कर रहे हैं। द यंगर मैन हैज ऑलरेडी बीन रेज्ड टू द ऑफिस ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस एंड वी देयरफॉर थॉट इट जस्ट एंड प्रॉपर दैट पटेल द ओल्डर मैन शुड हैव एटलीस्ट अ सेकंड चांस। वो ये कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, कि चूंकि नेहरू 3 बार अध्यक्ष पहले रह चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं यानी सरदार पटेल, उनको एक और बार अध्यक्ष पद का मौका मिलना चाहिए। आगे जो कहते हैं उसको गौर से सुनिए। ये डीपी मिश्रा की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस के बड़े नेता महाकौशल के और पटेल के बेहद करीबी। ये जो कुछ कह रहे हैं वो पटेल को लिखे पत्र में कह रहे हैं। वो कहते हैं, एज रिगार्ड्स द प्रीमियरशिप ऑफ फ्री इंडिया, we had always a vague idea that having been declared as his successor by the Mahatma, Nehru was bound to occupy that exalted office at the dawn of freedom. We therefore showed no reaction when Patel withdrew from the contest at the instance of Mahatma. बात यही है, सोचने वाली बात यही है कि जब पीसीसी से अनुमोदन आने के बाद, ज्यादा पीसीसी से अनुमोदन आने के बाद भी सरदार पटेल ने और कृपलानी ने अपना नाम वापस लिया, तो पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कोई विरोध नहीं हुआ। क्यों? यह विरोध अचानक आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, इनको अचानक पटेल की चिंता क्यों होने लगी? पटेल ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा, कृपलानी ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के उस दौर के किसी नेता ने कभी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यह कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर था और नेहरू भारत के, आजाद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात पर कांग्रेस में लगभग एक मत था। यही जो मैंने अभी कोट किया, इसके आगे सरदार पटेल ने बहुत कायदे से लिखा है डीपी मिश्रा को इसी पत्र का जवाब देते हुए कि जिस तत्परता और समर्पण के साथ देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन नेहरू ने किया है, वो सर्वथा इस पद के योग्य हैं। वो कहते हैं कि उनमें थोड़ी अधीरता है, थोड़ी जल्दबाजी है, वो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका कारण यह है कि देश को लेकर उनका पैशन है। तो 3 बातें। पहली बात यह कि 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, किसी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा था। दूसरी बात, पहली बात से ही जुड़ी हुई कि 1946 में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा था। अभी तो कैबिनेट मिशन वापस गया था, इंटरिम गवर्नमेंट के गठन की बात चल रही थी। जो लोग उस दौर का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि इंटरिम सरकार का गठन कैसे हुआ। तीसरी बात कि बिना अध्यक्ष हुए भी, अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते तो भी जवाहरलाल नेहरू ही इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होते। ये बात कांग्रेस के लोगों के सामने बहुत स्पष्ट थी। 2-3 और बातें जोड़ देते हैं कि अगर महात्मा गांधी ने नेहरू को अपनी चॉइस बताया, अगर उनके पक्ष में गए, तो उसका कारण यह था कि एक तो नेहरू युवा थे, दूसरा उस दौर में जब देश आजाद हो रहा था तो जो मामलात थे देशी और विदेशी, उनको नेहरू किसी भी दूसरे कांग्रेसी नेताओं से बेहतर समझते थे। आखिरी बात, आज इस तरह की बातें करके ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास में कोई काम नहीं किया है, ऐसे लोग जो कोई स्रोत नहीं देते हैं, आप सोचिए कि महोदय कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री पद के लिए मांगा और गांधी ने चयन करके दिया। तमाशा चल रहा है इतिहास के साथ। मैं पूछता हूं महोदय से कि बताइए आपका स्रोत क्या है, किस किताब से आपने स्रोत दिया है? आज भी आजादी के दौर के सारे जो पत्र हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो बताइए किस लाइब्रेरी में वो पत्र आपने देखा है जिसमें अंग्रेजों ने गांधी से लिखा है कि भाई हमें एक प्राइम मिनिस्टर दो? इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाते हैं? कारण यही है कि आजादी के दौर में जिन नेताओं ने हिस्सा लिया उनकी छवि को धूमिल करके ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित करना जो इस पूरे दौर में या तो खामोश बैठे थे या अंग्रेज़ों के साथ बैठे थे। 1946 से बहुत दूर नहीं है 1942, जब कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे और सावरकर और जिन्ना मिलके अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे। सिंध में सरकार चला रहे थे, बंगाल में सरकार चला रहे थे, वारकाम में भर्ती कर रहे थे, वगैरह वगैरह।
सरदार पटेल और नेहरू के बीच में असहमति नहीं थी, यह कोई मूर्ख कहेगा। बल्कि मैं आगे कहूंगा कि दो पढ़े लिखे देश के लिए जान देने को तैयार लोगों में असहमति ना हो, यह सिर्फ एक मूर्ख सोच सकता है। क्यों? ये जिस पैशन की बात पटेल ने नेहरू के लिए की है, वही पैशन पटेल के हृदय में भी था देश की स्वाधीनता के लिए। और जब यह पैशन होता है तो सहमतियां भी होती हैं, असहमतियां भी होती हैं। आखिर में बस इतना याद दिला दूं कि गांधी हत्या के बाद पटेल जब संसद में गए और उनके ऊपर तमाम सारे लोगों ने यह आरोप लगाना शुरू किया कि आप गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, तो इस बात का विरोध करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। और उसी दिन अगर संसद की प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे तो सरदार पटेल ने खड़ा होकर कहा था, माय लीडर जवाहरलाल नेहरू। तो सहमतियों असहमतियों के आगे नेहरू और पटेल ने मिलकर गुलामी की लंबी जंजीर तोड़कर आज़ाद हुए इस देश को उस रास्ते पर डाला जिस रास्ते पर हमारी प्रगति थी, जिस रास्ते पर हमारी उन्नति थी, जिस रास्ते पर शांति थी, जिस रास्ते पर सांप्रदायिक सद्भाव था। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं अनफोल्डिंग हिस्ट्री के अगले एपिसोड में।